तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब हम लोग EMWs की बात करते हैं तो EMW में सबसे पहला ख्याल किसका आता है? लाइट का। पहला ख्याल किसका आता है? लाइट का। और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, कई बार इस बारे में आप लोग बात कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है और एक डायरेक्शन का वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। तो ये अगर आपकी लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये सब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सब पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते हो बहुत पहले से। ठीक है ना। कुछ इस तरह का इसका रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करेंगे अभी, अलग से इसके डायग्राम जो है वो बनाए जाएंगे। तो आप लोगों को पता लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर कहाँ पे है एंड एवरीथिंग। ठीक है ना। अभी बस अपने को आइडिया दे दिया जाता है कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, पर वो सच्चाई नहीं है पूरी तरह से। जो सच्चाई है उसके अंदर हमें उसका वेव के थ्रू एनालिसिस करना होता है प्रॉपर, एंड इट इन्वॉल्व्स मैक्सवेल्स लॉज। किसके लॉज लगते हैं इसमें? मैक्सवेल ने जो इक्वेशंस दी थी ना, उसकी इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस में से एक गिनी जाती है दुनिया की। बिकॉज मतलब ऐसा समझो कि भगवान ने वही वाली इक्वेशन लिख के लाइट बनाई थी। लाइट को डिफाइन करने की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हमारे मैक्सवेल ने दे दी हमको, और वही वाली इक्वेशंस लिख के भगवान ने भी क्या बनाया होगा? लाइट को बनाया होगा। वो इस लेवल की इक्वेशन है, मतलब कि गॉड रोट दीज 4 इक्वेशंस एंड देन देयर वाज लाइट एंड देन देयर वाज। भगवान ने 4 इक्वेशन लिखी, उसके हिसाब से दुनिया को सजाया, और सजाने के बाद में बिजली आ गई। क्या आ गई बेटा? मतलब लाइट आ गई, यानी प्रकाश आ गया। समझ गए? बहुत जोरदार इक्वेशंस होती हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कुछ बातें हैं बेटा जो थ्योरेटिकल हैं, जो हम लोगों को बहुत तरीके से पता होनी चाहिए। तो लेट्स राइट दो स्टफ। लिखते हैं, लिखिए। सबसे पहले इसमें एक शॉर्ट हेडिंग डालेंगे, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक है। और ये इन्होंने काम किया था कुछ सन 1864 के टाइम पे। वो आज तक इतना खतरनाक है कि मतलब उसको कोई डिनाई करने वाला नहीं है, बल्कि इसी के थ्रू सारे लॉज को बनाया गया बाद में, है ना। बहुत जोरदार साइंटिस्ट। तो लिखते हैं, लिखिए। लिखो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field are not varying with time, when electric field and magnetic field are not varying with time, then when electric field and magnetic field are not varying with time, मतलब टाइम के साथ में वेरी नहीं कर रही हैं, तो हम लोग क्या क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं बताओ। एक इक्वेशन हम लोगों ने क्या लिखी? इंटीग्रल E.ds लिखते थे, याद है? इज इक्वल टू क्या लिखते थे? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद आ रहा है? गॉस लॉ, मैक्सवेल। समझ गए ना? अरे असली में तो देखो, असली में इक्वेशन बनाने वाले लोग अलग होते हैं और उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले लोग अलग होते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए तो मैक्सवेल, मतलब इक्वेशंस तो दी थी मैक्सवेल ने, पर उनको प्रूव किया हर्ट्ज ने। उनको प्रूव किसने किया? हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ वो बाद में, और इक्वेशन ये पहले ही दे चुके थे। तो इसी तरह के साइंटिस्ट लोग थे, पहले बोल देते थे देखो ऐसा होगा, हमें नहीं पता क्यों होगा, ऊपर से कोई तो आता होगा इन्हें बताने के लिए। तो इस तरह की बातें करते थे। इसके अलावा और कौन सी इक्वेशन पढ़ी आपने बताओ? एक आपने पढ़ी होगी, जब टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती उस समय क्या हम लोग बोल सकते हैं बेटा कि इंटीग्रल B.ds इज 0। B.ds क्या होगा? 0। मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अरे क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं? तो इंटीग्रल B.ds क्या होगा बेटा? 0। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। इसको हम लोग गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं?
गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, ये वाला किसके लिए था? इलेक्ट्रो के लिए। और ये वाला गॉस लॉ किसके लिए था? मैग्नेटिज्म के लिए। ठीक है, दो इक्वेशंस तो ये थी। फिर आप लोगों ने जैसे यहाँ पे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, वैसे ही आप लोगों ने फ्लक्स पढ़ा होगा। कुछ पढ़ा था? मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो पढ़ा होगा। वहां पर क्या आ जाता है, जल्दी से बोल, इंटीग्रल B डॉट dl। उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? इंटीग्रल, मतलब फ्लक्स तो नहीं, इसके अंदर हम लोग ऐसे बोलते हैं, देख, इंटीग्रल B डॉट dl वो किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू आई, याद है? और I में भी I इनसाइड वाला, I में भी I इनसाइड वाला, ये वाला फॉर्मूला याद है सबको? ये होता था आपका एम्पियर्स लॉ, याद है कुछ? ठीक है। एंड इन द सिमिलर मैनर हम एक लाइन और लिख सकते हैं विच सेज के इंटीग्रल E डॉट dl इज 0। ये क्या लिखा है? पोटेंशियल। अरे ये dv तो लिखा हुआ है, dv। तो क्लोज लूप के अंदर अगर आओगे, उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाओगे, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या है? 0 है ना। तो इंटीग्रल E डॉट dl क्या होता है बेटा? 0। नेट EMF याद करो, क्लोज लूप में हमेशा क्या आएगा? 0। इसका रीजन क्या होता है 0 होने का? मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, समझ गए ना? तो ये चार इक्वेशन जो है ना, मैक्सवेल्स की इक्वेशन थी, पर उसने क्या किया? फैराडेज लॉ और एम्पियर्स लॉ को चेंज किया। मैक्सवेल ने क्या किया? फैराडेज लॉ को भी चेंज किया और एम्पियर्स लॉ को भी चेंज किया। चेंज करने की जरूरत कहाँ पड़ी? वो तुम EMI के अंदर पढ़ चुके। तुमने EMI में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कारण हम लोगों को सारे लॉज जो हैं उनको चेंज करना पड़ा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बोलती थी, याद है? याद आ रहा होगा भाई? जहां पर भी टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, अरे यहाँ ध्यान दो यार, जहां पर भी आपकी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब मान लो मैं अगर इस तरह से क्या बना दूं, मैग्नेटिक फील्ड बना दूं और बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसी है बेटा? इंक्रीजिंग है। और यहां पर अगर एक लूप रख दिया जाए तो इसमें करंट बहेगा। अच्छा, करंट बहता है लेंज लॉ के हिसाब से, मतलब वो उसी का खात्मा करता है जो उसको पैदा करता है। क्या पैदा हो रहा है? बी बढ़ने के कारण। बी बढ़ रहा था अंदर, तो करंट ऐसे घूमेगा कि वो बी को कम करे, बी को कम करे। और कम करने का मतलब क्या बेटा? ऐसे घूमेगा। तो आपका करंट कैसे घूम गया? ये सबको दिखता है। अब इसके अंदर हम लोगों ने फिर ऐसा इमेजिन किया कि अगर करंट घूमा तो कोई फोर्स लगा होगा। फोर्स लगा होगा किस पे? चार्ज पे। फोर्स किस पे लगा होगा? तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, अगर मान लो मैं पॉजिट्रॉन रख दूं, क्या रख दूं यहाँ पे? पॉजिट्रॉन रख दूं, क्यों? तो क्या वो इस तरफ रखा होगा क्योंकि करंट ऐसा घूम रहा है? तो अगर हम ऐसे जगह जगह पर पॉजिट्रॉन रख के देख रहे थे तो क्या हम लोगों को एक इस तरह से इसके ऊपर फोर्स मिल रहा था? बातें बंद और यहाँ ध्यान दो। और ये जो हम लोगों को फोर्स मिल रहा था, इस वाले फोर्स को हम चार्ज पे लगा रहे थे। हमें ये वाली बात पता थी कि किसी स्टैटिक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई इफेक्ट नहीं आता। कोई किसी भी स्टैटिक चार्ज को अगर कोई इफेक्ट कर सकता है तो वो कौन है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे इफेक्ट किया होगा। मतलब इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, उसकी वैल्यू क्या रही होगी? इसकी भी वैल्यू क्या थी? इसकी भी वैल्यू क्या थी? QE। और इसकी भी क्या थी बेटा? QE। मतलब देयर वाज समथिंग एल्स जो इस वाले चार्ज को असली में चला रहा था। पर वो समथिंग एल्स आया किसके कारण था? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो जो समथिंग एल्स आया था वो आया किसके कारण था? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। और वो समथिंग एल्स जो आप लोग देख रहे हैं, क्या उसका नाम E है? और इसी वाले E को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको याद है ये? ठीक है। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात होती है कि ये नॉन कंजर्वेटिव होती है, क्योंकि क्लोज लूप्स में एग्जिस्ट करती है। जानते हो ना भाई, कंजर्वेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके। पर अब की बार क्या क्लोज लूप्स में आ रही है? बचपन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमने लाइंस पढ़ी थी,
क्या वो कभी भी क्लोज लूप्स में आती थी? पर ये आती है, ठीक है। तो ये इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बातें थी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ में जब इसके डायरेक्शन की बात आई तो इसका डायरेक्शन भी क्या असली में लेंज लॉ से ही दे रहे हैं। तो जैसे लेंज लॉ से हम लोग करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, वैसे ही हम लोग इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन सीधे किससे निकाल सकते हैं? लेंज लॉ से। क्या ये बात क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, मॉडिफाइड एम्पियर्स, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, हेडिंग डालनी है छोटी सी, अरे इसी के इसको बना लेना, अभी रुक जा, पहले लिख लो, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ Faraday's and Ampere's law, modified form of Faraday's and Ampere's law। और इसमें लिखो लिखे, लिखिए, in Maxwell's experiment when magnetic field was changed, in Maxwell's experiment when magnetic field was changed through the loop induced current was seen in the loop, induced current was seen in the loop, full stop। आगे लिखाऊं, लिखिए, the force responsible for this current, the force responsible for this current cannot be magnetic, cannot be magnetic as it only affects moving charges, cannot be magnetic as it only affects moving charges, as it only affects moving charges, full stop। Hence Maxwell concluded that time varying magnetic field produces an induced electric field, which exists in closed loops, ठीक है। तो असली में ये जैसा लूप बना हुआ है, क्या बेटा वैसी ही वैसी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप लेंज लॉ से करंट की डायरेक्शन देते हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वही आपकी फील्ड की डायरेक्शन है, याद रखना, ठीक है ना। तो ये बना लो आप, क्या हो गया, कुछ कह रहे हैं बेटा? किस पे? क्यू पे? क्यू किधर भाग रहे हैं? प्लस क्यू है माइनस क्यू है वो, तो फिर उधर ही तो भागेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जानता है ना। तो असली में कौन दौड़ रहा होता है? पॉजिट्रॉन। याद आया? डन। According to electrostatics,
क्या इंटीग्रल ई डॉट डी एल क्लोज लूप में जीरो होता है? अब जीरो होगा क्या? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कौन सी वाली है? इंड्यूस्ड वाली। कौन सी वाली है? इंड्यूस्ड। और इंड्यूस्ड है इसीलिए हम लोग जो यहाँ से ई डॉट डी एल क्या बेटा डीवी देता है, ई डॉट डी एल क्या देता है? अब वो पोटेंशियल देने के पीछे जो हाथ था, क्या वो इंड्यूस्ड ईएमएफ असली में मैग्नेटिक फील्ड लाई थी? और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है? माइनस डी फाई बाई डी आता है ना, माइनस साइन लेंज लॉ के चक्कर में, जैसा आप लोग जानते हैं। और ये फाई कैसा है? मैग्नेटिक। दिस फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको हम लोग क्या बेटा बी डॉट डी ए लिख सकते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से नई कहानियां जीवन में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इसको असली में अपन लोग मॉडिफाइड फैराडेज लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं असली में? मॉडिफाइड फैराडेज लॉ। ठीक है ना, ये फैराडेज लॉ है बट इट हैज बीन मॉडिफाइड। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पुट कर रहे हैं वो कैसी है? इंड्यूस्ड। फाई जो है वो मैग्नेटिक है। फाई कौन सा बेटा? मैग्नेटिक। ठीक है, तो जो कंक्लूजन था ना इसका वो बस एक ही लाइन का था कि जब भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आप लोग लेकर आएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, बात क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करें। इन मैक्सवेल्स एक्सपेरिमेंट, in Maxwell's experiment, it was seen that both magnetic needles shows deflection. Both magnetic needle shows deflection. In Maxwell's experiment, it was seen that both magnetic needle shows deflection. आगे लिखो, full stop. The deflection of first needle was due to conduction current. Was due to conduction current and the deflection in the second of the second needle was due to a new type of current, and the deflection in the second needle was due to a new type of current called displacement current. जीवन में नया करंट आया और उसका नाम क्या था? डिस्प्लेसमेंट करंट। वही डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग अलग नहीं है, वैसी ही है, कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। फुल स्टॉप। Hence Maxwell calculated the equation of displacement current. Hence Maxwell calculated the equation of displacement current and modified the Ampere's law. Ampere's law. ठीक है, बेसिकली एंड मॉडिफाइड द एम्पियर्स लॉ। तो असली में हुआ क्या, देख, ये अपने मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था। यहाँ इसने कैपेसिटर प्लेट्स लगा रखी थी, यहाँ पर ये स्विच था। स्विच को जैसे ही क्लोज किया तो अगर मान लो आपने E या फिर मान लो V यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है। एक नीडल मान लो आप लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, मैग्नेटिक नीडल जानते हैं ना बेटा सब लोग, और एक नीडल आप लोगों ने यहाँ भी लगा रखी है।
ठीक है। अच्छा ये तो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, ये असली में क्या है, कैपेसिटर प्लेट्स। बोलिए पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गई तेरे को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें भी डिफ्लेक्शन देखा, ये आपकी नीडल नंबर 1 है, जो अभी लिखवाया ना बेटा उसी को समझा रहा हूं, और ये आपकी नीडल नंबर 2 है। तो डिफ्लेक्शन इसके अंदर तो दिखेगा ही, क्योंकि यहां से करंट बहेगा। अरे बोल भाई, इसमें डिफ्लेक्शन दिखना तो स्वाभाविक है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा करंट जा रहा है बेटा, कंडक्शन करंट, जो बैटरी के थ्रू आ रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो इस वाली मैग्नेटिक नीडल में तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, होता था ना मैग्नेटिज्म में पढ़ा है ये सब। तो इसके अंदर तो इसने डिफ्लेक्शन दिखाया, पर यहाँ कोई टाइम वेरिंग फीचर भी नहीं है, तो फिर क्या चक्कर हो रहा है। तो असली में यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कौन है असली में, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन आया। मतलब क्या, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की होगी। इसीलिए बोलते हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है, जहां मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके कारण क्योंकि मैग्नेटिक नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन देखा, इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। मतलब कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये सारी बातें समझ में आई हैं। ये उसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। और इस वाले एक्सपेरिमेंट के लिए उसने है ना, जो आगे इसको सॉल्व किया वो कैसे किया देख। तुम्हें पता होगा बेटा Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू क्या होता है, और क्योंकि Q इक्वल्स टू CV हमको पता है, मान लेता हूँ एरिया ऑफ द प्लेट जो है वो A है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या ले ली बेटा, मान लो D। ये पूरा कौन सी वाली प्लेट है, पॉजिटिव, और ये कौन सी वाली है, नेगेटिव प्लेट। इसमें कोई दर्द तो नहीं। Q इक्वल्स टू CV होता है। Q अगर CV है तो I होता है dQ/dt। I क्या होता है, बिकॉज I इज dQ/dt। तो हमने Q की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, बोल, d/dt ऑफ CV। बोलो सही है। C बाहर ले लेता हूँ, V वहीं छोड़ देता हूँ, बिकॉज कॉन्स्टेंट होता है, कैपेसिटेंस जो होता है। तो हमारे पास आया I इक्वल्स टू C dV/dt। क्या dV/dt इज एक्सेलरेशन, बावड़े हो गए, बहुत बढ़िया बेटा, मजा ही आ गया। तो क्या C की वैल्यू होती है A/0/d, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, याद है ना। तो हम लोगों ने क्या लिखा, A/0/d dV/dt। बोल सही, ये d से d काट दूं, बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे d² कर दूं, वो सही है। तो I की वैल्यू क्या आ रही है देख, एक काम करते हैं, एप्सिलॉन तो छोड़ देते हैं बाहर, और AV/d को अंदर ले जाते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, एप्सिलॉन, अरे बोलो, d/dt ऑफ AV/d। बोलो सही, ध्यान दे रहे हो। और ये देख के मेरे मन में ख्याल इस V/d का आया कि ये तो E है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी ना। तो हमारे पास जो फाइनली एक्सप्रेशन आया I का, वो क्या आ गया देख, एप्सिलॉन d/dt ऑफ E.A। दिखा तेरे को, अरे ये E/A लिखा हुआ है ना, E.da को किस नाम से जानता है बेटा तू, अरे जल्दी बोल, क्या बेटा, फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भूल गए। तो हमारे पास में क्या आ गया बता, I इज इक्वल टू एप्सिलॉन d/e/, नहीं समझ में आया। ये आपस में कैसे बातें कर रहे हो भाई, क्या हो गया, शांत रहिए, आपस में नहीं करनी। पीछे क्या पूछ रहा है, सब नया है, नहीं आता अभी तुम्हें। तो जो I की वैल्यू हमारे पास में आ गई, वो कितनी आ गई बेटा, एप्सिलॉन d/dt। ये जो करंट है, इसी करंट को हमने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ रहे हैं। इस करंट को क्या नाम दिया, डायग्राम भी बना लो, नीडल 1, नीडल 2। बहुत बढ़िया, आओ।
नहीं हुआ? चलो तो बताओ अब एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, चेंज हो गया। अपने आस में क्या था, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, अपन लोग क्या लिख रहे थे, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब वो आई इनसाइड असली में और कौन हो गया, आई कंडक्शन तो है ही, अरे ये तो है ही बैटरी वाला, पर इसके बीच में नहीं आना चाहिए था ना इसमें डिफ्लेक्शन, पर वो किसके कारण आया, डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण। तो असली में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इसी के अंदर तो है, तो इसमें जो आया है डिफ्लेक्शन वो किसके कारण है, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या ये वाली बात आपको समझ में आती है? बस यही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खास बात। तो पहले जो ये वाला लॉ था, अब उसके अंदर जो आई कंडक्शन के साथ साथ अब क्या बेटा आपका आई डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ जाएगा, तो ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ लिखा है। कौन सा फॉर्म लिखा है, मॉडिफाइड फॉर्म, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल गया बेटा अभी अभी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय नया नया ताजा ताजा नियम आया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या नाम दिया गया बेटा अपन, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। कौन सा लॉ था ये, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिख लो, इट मीन्स दैट magnetic field is produced, it means that magnetic field is produced due to पहला कौन, करंट कैरिंग वायर, फर्स्ट क्या हो गया उसमें, करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, और क्या, इसको देख डी फाई ई बाई डी टी, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये किसका वेरिएशन बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बता रहा है ना। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैक्सवेल की फाइनल 4 इक्वेशंस थी, बोलो वो क्या थी, फाइनल इक्वेशंस जो हमारे मैक्सवेल भैया ने दी, वो वाली इक्वेशंस क्या थी, जल्दी से बताओ। सबसे पहली तो वही थी क्या, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास। दूसरी क्या थी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, वो भी क्या है, 0, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी और चौथी में चेंज हो गया, तीसरी क्या हो गई, तीसरी क्या लिखी थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली आ जाएगी, तो बोलो क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली इक्वेशन क्या थी, जल्दी से बताइए, इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाय डी टी, बोलो आएगी। और चौथी जो आपकी अभी अभी आई है, इंटीग्रल, अरे बी डॉट डी ए था, है ना, तो ये क्या आ गया, बी डॉट डी एल, बोलो कितना आ गया, म्यू नॉट आई कंडक्शन प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। अरे बोलो आया कि नहीं, नई 4 इक्वेशन आपके सामने।
समझ रहे हो? For free space, there are no charges and no conduction current. For free space, there are no charges and no conduction current. For free space, there are no charges and no conduction current. And hence, the equation becomes, बोलो क्या हो जाएगी? देख भाई, इंटीग्रल ई डॉट डी एल वाली में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो अपनी जो इंटीग्रल ई डॉट डी एल वाली है वो तो अभी भी वैसी की वैसी रही, माइनस डी फाई बाई डी टी। बोलो, इसमें कोई चेंज हुआ क्या? इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पर ये तो चेंज हो गई। आई कंडक्शन जीरो हो गया ना। आई कंडक्शन जैसे ही जीरो हुआ फ्री स्पेस के लिए, तो हम लोगों ने क्या बोला? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बोल, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। बोलो, आएगा? ठीक है, ये इक्वेशन किसके लिए लिखी गई है? फ्री स्पेस, जहां पर Q की वैल्यू भी जीरो है और I कंडक्शन भी क्या है? जीरो। ठीक, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो शायद आप जानते होंगे, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी जानते हो ना? कुछ कह रहे हैं? अपॉन, अरे अभी बताया थोड़ी है, वो आने तो दे वहां पे यार। अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा बेटा धीरे धीरे, मुझे पता है तूने वो चीज सुन ली है, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला। तो अभी रुक जा बेटा, अभी बहुत बचा। डन? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, और इसमें लिखो, प्रॉपर्टीज के अंदर लिख रहे हैं बेटा, सबसे पहले फर्स्ट लिखना और लिखो उसमें, द अबव टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो ऊपर जो लिखी है ना हमने, अबव टू डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये वाली, द अबव टू डिफरेंशियल इक्वेशंस gives us the equation of electric field and magnetic field. Gives us the equation of electric field and magnetic field as the equation of progressive wave, as the equation of progressive wave which travels with the speed of light, as the equation of progressive wave which travels with the speed of light. ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन आती हैं वो आती है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड सिमिलरली बी की क्या आती है? बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं ये ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं फुली एंड कंप्लीटली, इसीलिए साइनोसाइडल बोला जाता है इनको। कैसा बोला जाता है? साइनोसाइडल। ठीक है, और ये इक्वेशन देखते ही हमारे मन में किसका ख्याल आया? प्रोग्रेसिव वेव का।
ये दोनों वेव ही तो लिखी हुई हैं, तो दीज आर वेव्स, दीज आर बेसिकली वेव्स, जिसको इस तरह से बता दिया गया है। क्या ये वाली बात क्लियर है सबको? अगली लाइन में लिखो। According to Maxwell, EMWs are those waves, EMWs are those waves in which there are sinusoidal variations, in which there are sinusoidal variations of electric and magnetic field vectors, sinusoidal variations of electric and magnetic field vectors at right angle to each other, at right angle to each other, at right angle to each other, as well as right angles to the direction of wave propagation. As well as right angles to the direction of wave propagation. Full stop. ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे दिखती है ना, थोड़ा सा उसको है ना 3D के अंदर अपन लोग एनालाइज करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह की दिखती है। तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ यू आर गोइंग टू सी इट इन द 3D फॉर्म। ठीक है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग भी बना सकते हैं, आसान। ध्यान दें, अबे बना लो साथ साथ, और क्या साथ साथ बना ले, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया? नहीं बेटा, बनाना नहीं है, एप्पल है ये। बनाना बहुत पसंद है तुमको, है? अरे यार तुम बना लो ना यार चुपचाप से, इसमें क्या इतना बतिया रहे हो?
ये सच्चाई है इसकी है। हाँ येलो वाली इसके परपेंडिकुलर है ना, उधर अंदर की तरफ। ऐसा है देखिए असली में, ये और ये इस तरह से डाली अंदर की तरफ है, जेड एक्सिस। बनाओ भाई बनाओ, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बना लो। ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये येलो वाली क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इधर लाइट जा रही है। सामान ना फेंकें, ना बना पाओ तो कोई बात नहीं बेटा, खाली जगह छोड़ देना और फोटो खींच के चिपका लो। हाँ जी डन। चलो इसके बाद में लिखो अगला पॉइंट। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW लिखा करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पूरा मत लिखते रहा करो। The velocity of an electromagnetic wave in free space can be given by, in free space can be given by C equals to 1 upon root of mu naught epsilon naught। याद आ गया? म्यू नॉट क्या है बेटा? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? परमिटिविटी। C is the speed of light। जो असली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है, और सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला पॉइंट, द रेशो ऑफ क्या ये नहीं लिखा या वो नहीं बनाया? उसका तो रंग रोगन करते रहना यार, बाद में उसमें क्या है, लिखो द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स is equal to the speed of light, is equal to the speed of light। मतलब एक और फॉर्मूला, E0 upon B0 is equal to C, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? 1 upon √of μ0 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E वेक्टर, वही E0 sin ωt माइनस kx, और ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड B0 sin ωt माइनस kx वाला। दिख गया सबको? दोनों के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो ले लो तो C आ जाएगा।
दोनों के एम्पलीट्यूड का रेशियो लिया तो क्या आ गया, जिसे हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखा सबने? नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखिए बेटा इसमें। द नेचर ऑफ electromagnetic waves is transverse. The nature of electromagnetic waves is transverse according to the above two equations. According to the above two equations of traveling waves. According to the above two equations of traveling waves. जो हमने E0 sin ωt माइनस kx और B0 sin ωt माइनस kx लिखा, क्या उनको देख के सीधे सीधे पता लगता है कि वो ट्रांसवर्स वेव्स की इक्वेशन है? तो इसीलिए EMW भी क्या होती है, ट्रांसवर्स। दे आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल, दे आर ट्रांसवर्स। मतलब पार्टिकल जो है वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। बोलो सही। नेक्स्ट लाइन में लिखो, लिखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is along y axis. The electric field vector is along y axis and magnetic field vector is along z axis. Electric field vector is along y axis and magnetic field vector is along z axis, while the wave propagation, electric field is along y axis, magnetic field is along z axis, while the wave propagation is along x axis. While the wave propagation is along x axis. ठीक है, एक x की तरफ, एक किधर, y की तरफ। x की तरफ कौन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। x की तरफ कौन गया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, यानी वेव जा रही है x में, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी y में और मैग्नेटिक फील्ड किस में रहेगी, z में। ध्यान दीजिए, इस वाले डायग्राम पे आपको दिखी जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टेढ़ा हो गया है नीचे वाला, पर कोई बात नहीं, है ना। ये कौन सी एक्सिस हो गई बेटा, Z। देखा, ये वाली कौन सी हो गई, अरे अलोंग द वाई एक्सिस है। अब देखो, नजर आ गया। तो ये Z एक्सिस तो बाहर की तरफ आ रही है, Y एक्सिस ऊपर की तरफ जा रही है, और ये X की तरफ क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो E इज अलोंग Y एक्सिस, B इज अलोंग Z। ये मैग्नेटिक फील्ड है B, ये क्या है E, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। सबको दिख गया, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखते हैं, लिखिए, electromagnetic waves carry energy. Electromagnetic waves carry energy, and as they propagate through space, they can transfer that energy to objects in their path. They can transfer that energy to objects in their path. ठीक है,
तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो एनर्जी कैरी करके ला रही हैं, और जो वो एनर्जी कैरी करके ला रही हैं वो रास्ते में मिलने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल हमें लाइट से क्या प्रोवाइड हो रही है, सारा एनर्जी का सोर्स ही लाइट है। हमारे लिए जो सारी एनर्जी है उसका सोर्स क्या है, हर चीज़ अल्टीमेटली वहीं से आ रही है। तो आप देखिए अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट, और लाइट कहाँ से आ रही है, सन से। लाइट कहाँ से आ रही है, क्या हुआ, हाँ, पर इस ट्यूबलाइट को कहाँ से लाइट आ रही है ये भी तो सोचो। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अब ऐसे तो तू बोलेगा सर मैं तो केला खा के एनर्जी लेता हूं, तो वो अरे जब पेड़ बना था तो पेड़ को एनर्जी कहाँ से आ रही थी हाँ, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो तो आप सन को ही तो खा रहे हो। आप दुनिया में कुछ भी खाओ तो आप क्या खा रहे हो, सन, लाइट नहीं, सन। क्योंकि एनर्जी का सोर्स हमारे लिए कौन है, आप चाहे पेड़ पौधे खाओ, आप चाहे इंसान खाओ, आप चाहे मीट मांस खाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, बट यू आर ईटिंग वॉट, सब सन को खा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। कोई ज़्यादा सन खाता है, कोई कम सन खाता है, पर सन सब खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, लिखाऊं, लिखो बेटा। द रेशो ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, सॉरी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ फ्लो of energy in an electromagnetic wave, in an electromagnetic wave is described by a vector s, is described by a vector s called Poynting vector. पॉइंटिंग वेक्टर, POYNTING, पॉइंटिंग, रिक्की पॉइंटिंग नहीं है, पॉइंटिंग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेक्टर S कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। क्या नाम है बेटा इसका, पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। The energy the wave carries per unit time, the energy the wave carries per unit time, per unit area, the energy the wave carries per unit time, per unit area is given by S. S मतलब पॉइंटिंग वेक्टर है, ASS मत लिख लेना। और क्या, S माने गधा, तुम क्या सोच रहे थे, और क्या होता है, पता नहीं क्या बोल रहे, पता नहीं कैसे बच्चे हो। पहले तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा है ये तो बता दे। असली में जो लिखवाया है मैंने, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी है, क्या है ये। तो असली में जो S को अगर हम लोग इसको यूनिट देने की कोशिश करें, क्या देने की कोशिश करें, तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। क्या इसको अपन लोग वॉट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, लिख ले। ठीक है, अरे लिखा सबने। अगली लाइन, S always points in the direction of, S always points in the direction of the velocity of the wave. S always points in the direction of velocity of the wave.
and its magnitude is given by E cross B upon mu naught. E cross B upon mu naught. ठीक है, अरे दिखा सबको। चलो बाकी का अगली क्लास में करते हैं।